अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये दोनों काम करने के लिए आपने एक उंगली लगानी है अपने फ़ोन पर सब्सक्राइब के बटन पर और लाइक कर दीजिए, तो ये काम फ़ौरन हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा सबसे पहले हमास के हवाले से। याह्या सिनवार जो कि नए चीफ थे हमास के, उनके बारे में अभी ये स्पेकुलेशंस हैं कि वो शायद शहीद कर दिए गए हैं इजराइल की तरफ से। अभी तक कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तो अगर इसके बारे में कोई भी कंफर्म न्यूज़ आएगी तो वो भी आपके साथ चैनल पर ज़रूर शेयर की जाएगी। अब बात करते हैं ज़रा पीटीआई रैली के हवाले से। मैं 2 दिन से व्लॉग कर नहीं पाया, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से, कुछ हल्की सी तबीयत की नासाजगी की वजह से। अब बात करते हैं पीटीआई के जलसे में लोग कितने थे। तो पीटीआई का जो जलसा हुआ है वो काफ़ी शशोपंत का शिकार रहा है। अगर जगह के हवाले से बात करें, मीनार पाकिस्तान पहले वो चाहते थे, फिर झल्लो के ऊपर वो शिफ्ट हुआ, फिर झल्लो से उसके बाद ये वेन्यू मिला जो मवेशी मंडी थी जहाँ पर होती है लाहौर की। तो ये जगह चूँकि सेंटर पॉइंट नहीं है लाहौर का, लेकिन फिर भी पीटीआई 20 से 25 हज़ार लोग वहाँ जमा करने में कामयाब हो गई। याद रहे, अभी लीडरशिप जो टॉप लीडरशिप है, इमरान खान साहब हो, शाह महमूद कुरैशी हो, यास्मीन राशिद साहिबा हो, ये सब लोग अंदर हैं, कोई बाहर नहीं है। उमर अयूब साहब जलसे में थे नहीं। इसी तरीके से अगर आप और भी कुछ नोटिस करेंगे ना लीडर्स, आपको ज़रा हम्माद अज़हर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। तो पंजाब की जो क़यादत है वो इस वक्त कोई ख़ास मौजूद नहीं है पीटीआई में, लेकिन फिर भी इतने लोग भी पीटीआई ने जमा कर लिए, तो मैं समझता हूँ कि नॉट बैड जलसा रहा है। लेकिन अब आगे सिंध में करने का वो इरादा रखते हैं, तो देखें अब उस पर इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। अच्छा, पीटीआई की क़यादत के हवाले से भी थोड़ी सी मैं बात करूँगा। तो पीटीआई की ये जो क़यादत है ना, ये वो क़यादत नहीं है जो तो मेरा ख्याल में ये वो क़यादत नहीं है जो खान साहब के एब्सेंस में पीटीआई को प्रॉपर लीड कर सके। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत बातें हो रही थी, वो एक तो देर से आए, पता था ना टाइम कितने बजे जलसे का टाइम है, जल्दी आ जाते। फिर बीच में ये भी बताया गया कि वो रैली से आगे निकल गए, गायब हो गए, जैसे पहले भी कोई 8 घंटे के लिए वो गायब हो गए थे। तो ये सारे फैक्टर्स सामने हैं। और रही बात सड़कें वड़कें बंद होने की, जो बातें हो रही हैं, सड़कें वड़कें कोई बंद नहीं थी। इस चीज़ पे पंजाब हुकूमत को क्रेडिट जाना चाहिए कि सड़कें कोई बंद नहीं थी। तो अब आगे आने वाले जलसों में देखेंगे कि क्या हो पाता है, पीटीआई क्या जलसे करती है। और अब आने वाला जलसा कहा जा रहा है सिंध में है, इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है, जो भी उसका वेन्यू डिसाइड होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जलसे के बाद एक चीज़ दोबारा शुरू हो गई है कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। पीटीआई की हुकूमत पे, हुकूमत के पीटीआई के ऊपर। वो वैसे भी चलते रहते हैं, लेकिन ये जलसे वगैरह के बाद जो पीटीआई के कुछ माचो मैन हैं, जिसमें आप कह लें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, मेरे ख्याल में वो अभी तक सीएम वाले ओहदे के ऊपर आए नहीं हैं। तो उनकी तरफ से ज़रा वो ही मैन बनने की ज़्यादा ट्राई करते हैं, तो वो बयानबाजियाँ चलती रहती हैं। फिर यहाँ से हुकूमत वालों को भी जवाब देना पड़ता है। और एक बात और कि वो जब आए ही देर से ना अली अमीन गंडापुर साहब, तो उनका कोई ऐसा खिताब भी नहीं हुआ। ये खिताब उन्होंने कल किया है। जलसा था परसों सैटरडे को 22 तारीख को, और 23 तारीख को उन्होंने खिताब किया है, क्योंकि वो लेट हो गए थे तो वो बात नहीं कर पाए लोगों से, और इसीलिए वो माफ़ी भी नहीं मांग पाए। क्योंकि कंडीशन क्या थी कि आके खिताब करेंगे तो पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो इस्लामाबाद वाले जलसे में ज़बान इस्तेमाल की थी ना, और जो अल्फाज बोले थे ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से, तो उस पर मांगनी थी माफ़ी। ये बताया गया था कि ये डील डन हो गई है कि आपने माफ़ी मांगनी है और फिर आपकी तकरीर होगी। और तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हुकूमत के खिलाफ जाए या जो सरकारी इदारों के खिलाफ जारी हो। तो अब होता क्या है कि वो जब आते ही देर से हैं तो तकरीर ही नहीं हुई, जब तकरीर नहीं हुई तो माफ़ी नहीं हुई। तो ये एक तीर से दो शिकार वाला सीन भी था, अगर इसको आप इस ज़ाविये में देखें तो। अच्छा नाज़रीन, अब मैं ज़रा बात करूँगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से। तो जो एजुकेशन के लिए पैसे दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट को, उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हिसाब किताब है वो ज़रा कुछ मिसमैच हो रहा है। तो मेरा ख्याल में सिंध गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करेगी इसको मैच करने का, और जो चीज़ें उन्होंने अब तक कर ली हैं उसको ज़रूर बताया जाएगा और सामने लाया जाएगा, ताकि ये जो एक मिसमैच आ रहा है बीच में ये क्लियर हो सके। क्योंकि मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा डिफरेंस गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ों पे हो नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है इस वक्त, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि लोगों ने अनारकी की सियासत को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने उस पर दी है क्योंकि गवर्नमेंट का क्लेम है कि पीटीआई के जलसे के अंदर कोई 1500-2000 लोग थे, और उनका जो जलसा है वो टोटल फ्लॉप था। पूरी उन्होंने कोशिश की, फिर भी ये लोग नहीं जमा कर पाए, पूरी तैयारियों के बावजूद भी ये लोगों को नहीं निकाल पाए। तो गवर्नमेंट के क्लेम के मुताबिक ये स्टेटमेंट भी सामने आया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को। अब मैं बात कर लेता हूँ रिमोट कंट्रोल बम से सवात में पुलिस वैन को टारगेट किया गया है, और उसके नतीजे में एक पुलिस वाले हैं जो कि शहीद हुए हैं।
तो जो KPK के अमन अमान की सूरत हाल है वो तो बहुत ही ख़राब है, और मैं समझता हूँ उसको यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी एक सूबे के अंदर भी अमन अमान की सूरत हाल ठीक ना हो तो उसके नतीजे दूसरे सूबों को भी देखने पड़ रहे होते हैं। लोग कहीं से कहीं निकल जाते हैं, कहीं से कहीं तखरीबकारी कर लेते हैं, दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं। तो रोकने के लिए ना हमें पूरे मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। अब वो KP हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, कोई भी जगह जहां पर भी दहशतगर्दी पनपेगी उसको फौरन रोकना पड़ेगा। तो अब नाज़रीन 25 तारीख आने वाली है, और 25 तारीख को हमारे सामने डील का मंजरनामा आ जाएगा जो IMF के साथ पाकिस्तान की हो रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो उसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का अभी तक झुकाव हुकूमत के साथ नजर नहीं आ रहा है। तो अब नाज़रीन जरा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। ट्रंप ने क्लेम किया है कि अगर वो इलेक्शन हारे इस दफा कैमला हैरिस से, तो उसके बाद वो पॉलिटिक्स में नहीं वापस आएंगे, मतलब दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो यही मतलब हो गया, जाहिर है जब इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे तो सियासत में क्या उनका काम रह जाएगा। वैसे भी अब ट्रंप हो या जो बाइडन हो, इन लोगों की एज इस तरीके की हो गई है कि ये अब रिटायर ही हो जाए मेरे ख्याल में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यंगस्टर्स को आने का मौका देना चाहिए ताकि वो आकर जो सलाहियतें हैं अपनी वो दिखा सकें सियासत में और आगे लेके जा सकें इकॉनमी। उनकी तो खैर इकॉनमी अभी भी बहुत आगे है हमसे, लेकिन यहाँ पर भी अगर ऐसा हो जाए कि जो काफ़ी बुजुर्ग सियासतदान हैं वो अगर फी सबीलिल्लाह ये काम कर दें और साइड पे हो जाएं और दूसरों को आने का मौका दें और ये ख़ानदानी जो सियासतें ये ख़त्म हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिले। तो हम तो अभी सिर्फ उम्मीद और दुआ ही कर सकते। अच्छा नाज़रीन, अब मैं कुछ बात करूँगा चैनल के हवाले से। कुछ गाड़ियों के काम के हवाले से भी मैंने वीडियोस बनाई हैं और वो चैनल पर आएंगी भी। आप लोग ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। लाइक आपके ऊपर है, आपको पसंद आए तो कीजिएगा, नहीं पसंद आती तो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन देखिएगा ज़रूर। और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से किस तरीके का मज़ीद मैं कंटेंट बनाकर यहाँ डालूँ, क्योंकि मैं ये जो कार सीरीज़ जो मैं ला रहा हूँ बेसिकली इसके अंदर मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि कोई भी बंदा अगर यूज़ कार रखता है जैसे मेरे पास है तो उसके अंदर क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, उसको आपको पहली चीज़ क्या ठीक करानी है, उसको एक ऑर्डर में लाने के लिए आपका कितना खर्चा होगा और आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ आजकल ज़ाहिर है महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के अफोर्ड से बाहर है नई गाड़ी, तो लोग कोशिश करते हैं कि यार यूज़ गाड़ी ले लें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसमें पहले क्या चीज़ चेक करनी है और क्या चीज़ देखकर गाड़ी लेनी है। तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर की जाएंगी। फिर एक हमारे पास मैकेनिक हैं, उनके साथ भी एक दो सेशन करेंगे कि गाड़ी को किस तरीके से चेक किया जाए या क्या उसकी पहली चीज़ें जो देखी जाए, और आप लोगों को तमाम चीज़ें किस चीज़ पे कितना खर्चा आ रहा है, एक्सपेंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। सर्विस कितना टाइम में कराना ज़रूरी है, ऑयल आप कौन सा इस्तेमाल करें, ये भी मैं अपनी जो मेरी रिकमेंडेशन है वो मैं दूंगा। आप उसको यूज़ करें अपने उसके ऊपर, आप चाहें उस चीज़ को अपनाना तो अपनाएं, नहीं अपनाना चाहें तो नहीं अपनाएं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई मार्केटिंग वाला सीन नहीं है, सिर्फ ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल के हवाले से कोई भी चीज़ शेयर हो वो इस तरीके की कोई खबर हो या कोई न्यूज़ के लोगों को पता लग रही हो, अवेयरनेस आ रही हो, या फिर कोई इस तरीके की चीज़ हो जिससे लोगों को थोड़ी सी आगाही मिले, तो इस चैनल का फ़ायदा है। अगर मैं ऐसी डेली ब्लॉगिंग करूँ, ले जाऊँ गाड़ी निकल के कि आज मैंने फल ले लिया, सब्जी ले ली, गोश्त ले लिया, आपका उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा ख्याल में भी मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसके चैनल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज मैंने ये खा लिया, आज मैं दोस्तों के साथ इधर जा रहा हूँ, मैं अगर खाने पीने का टेस्ट आपको देता भी हूँ या बताता भी हूँ तो मैं उसको कोशिश करता हूँ शॉर्ट्स के जरिए कवर करूँ, ज़्यादा लंबे लंबे ब्लॉग उसके ना करूँ, मतलब 8 मिनट वाला ब्लॉग भी उसका ना करूँ। ये मेरी एक ज़ाती सोच है कि आपको सिर्फ जगह का बता देना और ये बता देना हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, मज़ेदार है, ट्राई करना चाहें कर लें, उसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा लंबी नहीं कराना चाहता। हाँ, अगर कोई मुख्तलिफ डिशेज़ होंगी जो बन रही होंगी, किसी के किचन का व्यू होगा तो वो बताना, वो दिखाना एक अलग चीज़ है। तो खैर नाज़रीन, अब आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हम उनको भी कवर करेंगे। अगर आप ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल पर ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आने वाले हैं। कुछ हमने एजुकेशन के हवाले से भी काम स्टार्ट किया है, वो ज़रा दूसरा चैनल है एजुकेशन वाला, उसके ऊपर नई वीडियोज़ आने वाली हैं। मैं चाहता हूँ लोगों को जितनी अवेयरनेस दे सके एजुकेट करके, तो वो भी मेरे ख्याल में एक सदका जारिया भी होगा और आप लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। तो नाज़रीन, सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में 5000 ज़रूर मदद कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।